डॉक्टर कलाम के MIT के अनुभव। MIT मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में उन्हें सबसे ज़्यादा उन दो विमानों में ने आकर्षित किया जो वहां उड़ान संबंधी मशीनों की विभिन्न कार्यप्रणालियां समझने के लिए प्रदर्शन के तौर पर रखे थे। इन विमानों के प्रति कलाम को गहरा लगाव हो गया। दूसरे छात्रों के हॉस्टल लौट जाने के बाद भी वो उनके पास बहुत देर तक बैठे रहते, एक पक्षी की तरह स्वतंत्र रूप से आकाश में विचरण करने की इच्छा मन ही मन किया करते रहते। पहला साल पूरा कर लेने के बाद जब उन्हें एक विशेष विषय का चुनाव करना था तो उन्होंने वैमानिकी एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की दिशा चुनी और इसे ही अपना विशेष विषय बनाया। अब उनके दिमाग में लक्ष्य एकदम स्पष्ट था, मुझे विमान उड़ाना था। शुरू से ही विनम्र स्वभाव के होने की वजह से उनमें यह कमी थी कि वो आग्रही या दावा करने वाले नहीं थे। इसी दौरान उन्होंने अलग अलग तरह के लोगों से संवाद कायम करने की कोशिश की। इस दौरान उन्हें कई बाधाएं आई, निराशाएं हुई और मन में भटकाव आया, लेकिन पिताजी के प्रेरणास्पद वाक्यों ने मुश्किलों के इस दौर में भी उन्हें डिगने नहीं दिया। वे कहते थे, वह दूसरों को समझता है वही सीख लेता है, लेकिन बुद्धिमान वह है जो स्वयं को जान लेता है। बुद्धि के बिना सीखा गया ज्ञान किसी काम का नहीं होता। MIT के पढ़ाई के दौरान 3 शिक्षकों ने उनकी अप्रकट सोच को मूर्त रूप दिया। उन तीनों के संयुक्त योगदान से ही वह नींव पड़ी जो आगे चलकर उनका व्यावसायिक कार्यक्षेत्र बनी। वे 3 शिक्षक थे, प्रोफेसर स्पॉन्डर, प्रोफेसर KAV पंदलाई और प्रोफेसर नरसिंह राव। इनमें प्रत्येक शिक्षक अलग अलग क्षेत्रों में विलक्षण व्यक्तित्व के धनी थे। वे तीनों ही अपने प्रतिभा एवं अथक उत्साह से छात्रों की बौद्धिक भूख शांत करने के काम में लगन से लगे रहते थे। प्रोफेसर स्पॉन्डर ने उन्हें तकनीकी वैमानिकी गतिकी विषय पढ़ाया। वे ऑस्ट्रिया के नागरिक थे और वैमानिकी इंजीनियरिंग का उनको खासा अनुभव था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान वह नाजियों द्वारा बंदी बना लिए गए थे और उन्हें एक नज़रबंद शिविर में रखा गया था। स्वाभाविक था कि जर्मनों के प्रति उनमें घृणा भर गई थी। संयोग से वैमानिकी विभाग के प्रमुख एक जर्मन व्यक्ति प्रोफेसर वॉल्टर रेपथिन थे। उस समय MIT के डायरेक्टर डॉक्टर कुर्ट टैंक हुआ करते थे। वे वैमानिकी इंजीनियरिंग के क्षेत्र में एक जानी मानी हस्ती थे और जर्मनी के एक सीट वाले लड़ाकू विमान फोक वुल्फ FW-190 का डिज़ाइन उन्होंने तैयार किया था। द्वितीय विश्व युद्ध के समय यह असाधारण लड़ाकू विमान था। बाद में डॉक्टर टैंक बंगलोर स्थित हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड HAL में चले गए और वहां उन्होंने भारत का पहला लड़ाकू विमान HF-24 मारुत तैयार किया। नाजियों के कष्टों के बावजूद प्रोफेसर स्पॉन्डर ने अपने व्यक्तित्व और उच्च व्यावसायिक मानदंडों को बनाए रखा था। वे हमेशा शांत रहते थे और ऊर्जावान थे। स्वयं पर उनका पूरा नियंत्रण था। वे नई नई तकनीक के बारे में पूरी जानकारी रखते थे और अपने विद्यार्थियों से भी यही उम्मीद रखते थे। वैमानिकी इंजीनियरिंग को अपना विषय चुनने से पहले डॉक्टर कलाम ने उनसे विचार विमर्श किया। उन्होंने डॉक्टर कलाम से कहा कि किसी को भविष्य को लेकर कभी भी चिंता नहीं करनी चाहिए, बल्कि इसके बजाय ज़्यादा महत्वपूर्ण बात तो यह है कि पढ़ाई के लिए जो क्षेत्र चुना है उस विषय में पूरी मेहनत, उत्साह और धैर्य के साथ पढ़ाई करनी चाहिए। जैसा कि प्रोफेसर स्पॉन्डर देखा करते थे, भारतीयों के साथ संकट शैक्षिक अवसरों की कमी या औद्योगिक बुनियादी ढांचे का नहीं था। संकट तो अनुशासन और अपने चुनाव को युक्तिसंगत बनाने के बीच अलग करके देख पाने में नाकाम रहने का था। वैमानिकी ही क्यों, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग क्यों नहीं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्यों नहीं? वे खुद इंजीनियरिंग के सभी नए छात्रों से यह कहना चाहते थे कि जब भी वे विशेषता हासिल करने के लिए विषय का चुनाव करें तो उनमें देखने लायक ज़रूरी बात यह है कि उस विषय में उनकी भीतर की रुचि और अंतःप्रेरणा भी है या नहीं।
प्रोफेसर के.ए.वी. पंदलाई ने उन्हें एरोस्ट्रक्चर डिज़ाइन एवं एनालिसिस विषय पढ़ाया था। वे बहुत ही खुशमिजाज, दोस्ताना और उत्साही शिक्षक थे और हर साल अपने अध्यापन के तरीके के लिए नयापन लेकर आते थे। ये प्रोफेसर पंदलाई ही थे जिन्होंने स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के छिपे हुए गोपनीय पहलुओं को पूरी तरह खोलकर उनके समक्ष रखा। बाद के दिनों में भी कलाम का मानना था कि जो भी प्रोफेसर पंदलाई के पास पढ़ा है वह इस बात से पूरी तरह सहमत होगा कि प्रोफेसर पंदलाई एक महान बुद्धिजीवी एवं अध्येता थे, लेकिन उनमें घमंड या हेकड़ी नाम की कोई चीज़ नहीं थी। उनके छात्र कक्षा में उनसे तमाम बिंदुओं पर असहमति व्यक्त करने के लिए स्वतंत्र थे। प्रोफेसर नरसिंह राव एक गणितज्ञ थे और कलाम को सैद्धांतिक वैमानिकी गतिकी पढ़ाते थे। तरल गतिकी पढ़ाने का उनका तरीका उन्हें हमेशा याद रहा। उनकी क्लास में पढ़ने के बाद उन्होंने गणितीय भौतिकी को दूसरा विषय बनाने का मन बनाया। अक्सर उनसे कहा जाता कि वैमानिकी डिज़ाइन की समीक्षा के लिए उन्हें नेफे, एक शल्य चिकित्सा औजार, सर्जिकल नाइफ रहता है। अगर प्रोफेसर राव की कृपा नहीं होती और वैमानिकी गति के समीकरणों को हल निकालने के लिए वे उन्हें प्रेरित नहीं करते तो उनके पास यह विलक्षण औजार नहीं होता। अब्दुल कलाम की सोच के अनुसार वैमानिकी एक बहुत ही मज़ेदार एवं रुचिकर विषय है जिनमें एक उन्मुक्तता है, आज़ादी है। आज़ादी और पलायन गति और हलचल तथा सरकने एवं प्रवाह के बीच एक बड़ा जो फ़र्क है वही इस विज्ञान की गोपनीयता है। उनके शिक्षकों ने उन्हें इस सच्चाई के रहस्य बताए। वैमानिकी के बारे में शिक्षकों ने उनकी उत्सुकता और बढ़ा दी थी। उनकी बौद्धिकता के उत्ताप, विचार की शुद्धता तथा धैर्य ने उन्हें तरल गतिकी के गंभीर अध्ययन के लिए में काफ़ी मदद पहुंचाई। कलाम के अनुसार तरल गतिकी के इस अध्ययन में संपीड़ित माध्यम, गति, प्रघाती तरंगों एवं प्रघात का विकास, बढ़ती गति व प्रभावित द्रव्य का पृथक्करण, प्रघात रोकना और प्रघात उत्पन्न करना जैसे विषय शामिल थे। धीरे धीरे उनके मस्तिष्क में ढेर सारी जानकारियाँ जमा हो गई। हवाई जहाज़ों के नए नए रूप विभिन्न तरह के से सामने आने लगे। द्वितल विमान, बाईप्लेन, एक तलीय विमान, मोनोप्लेन, बिना पीछे हिस्से वाले विमान, टेललेस प्लेन, डेल्टा विंग प्लेन, इन सभी महत्ता उनके लिए बढ़ती जा रही थी। उनके तीनों शिक्षक जो अपने अपने विषय के दिग्गज थे, उनका इस विषय में और ज्ञान बढ़ाने में मदद करते थे। अंतिम वर्ष में जीवन का रास्ता। कलाम का तीसरा और MIT में अंतिम वर्ष एक संक्रमण वर्ष के रूप में था तथा उनके आने वाले जीवन में इसका गहरा असर पड़ना था। उन दिनों पूरे देश में औद्योगिक प्रयासों की एक नई बयार आई हुई थी। कोर्स पूरा होने के बाद जब उन्हें करीब से हमला करने वाले लड़ाकू विमान का डिज़ाइन तैयार करने की परियोजना में लगा दिया गया। इस परियोजना में उनके साथ 4 और साथी थे। उन्होंने वायुगति के डिज़ाइन को तैयार करने और उनकी ड्राइंग बनाने की जिम्मेदारी ली, जबकि उनकी टीम के साथियों को विमान के प्रणोदन, संरचना, नियंत्रण एवं उपकरणों के डिज़ाइन करने का काम सौंपा गया। एक दिन उनके डिज़ाइन के शिक्षक प्रोफेसर श्रीनिवासन ने, जो उस समय MIT के निदेशक भी थे, उनके काम की समीक्षा की और इसे निराशाजनक बताते हुए इस पर अपना असंतोष व्यक्त किया। काम में देरी के लिए उन्होंने उनसे कई बार माफ़ी मांगी और अपनी सफाई दी, लेकिन प्रोफेसर श्रीनिवासन ने एक नहीं सुनी। अंततः काम पूरा कर लेने के लिए उन्होंने कलाम की ओर देखा और बोले, देखो नौजवान, आज शुक्रवार है, तुम्हें 3 दिन का वक्त देता हूँ। अगर सोमवार सुबह तक मुझे यह ड्राइंग नहीं मिली तो तुम्हारी छात्रवृत्ति रोक दी जाएगी। कलाम के मुंह से शब्द नहीं निकले। छात्रवृत्ति ही उनका सब कुछ थी और अगर वापस ले ली जाती तो वह एकदम असहाय हो जाते। उनके सामने कोई दूसरा रास्ता नहीं था सिवाय इसके कि वो उनके निर्देश के अनुसार अपना काम पूरा कर लेते। उस रात उन्होंने खाना नहीं खाया और रात भर ड्राइंग बोर्ड पर काम करते रहे। अगली सुबह सिर्फ घंटे भर के लिए समय निकाला, जिससे तैयार होकर
जिसमें तैयार होकर उन्होंने नाश्ता किया। रविवार की सुबह उनका काम पूरा होने के करीब ही था, तभी अचानक उन्हें लगा कि मेरे कमरे में कोई है। प्रोफेसर श्रीनिवासन दूर से खड़े उन्हें देख रहे थे। वे सीधे जिमखाना में से आ रहे थे और टेनिस के कपड़ों में थे तथा उनका काम देखने के लिए यहाँ रुके थे। उनका काम देखने के बाद उन्होंने कलाम को अपने गले लगा लिया और तारीफ़ करते हुए उनकी पीठ थपथपाई। उन्होंने कहा, मुझे पता था कि तुम्हारे भीतर तनाव पैदा हो रहा है और काम पूरा करने के लिए मैं जो समय तुम्हें दे रहा हूँ उसमें वह संभव नहीं होगा। मुझे जरा भी उम्मीद नहीं थी कि इतने भयंकर तनाव में भी तुम अपना काम पूरा कर लोगे। डॉक्टर कलाम की MIT से विदाई। परियोजना की शेष अवधि के दौरान कलाम ने एक निबंध प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। उसका आयोजन MIT तमिल संगम साहित्यिक संस्था ने किया था। तमिल उनकी मातृभाषा थी और उसकी उत्पत्ति पर उनको गर्व था। इनकी उत्पत्ति का काल रामायण काल से भी पहले अगस्त्य मुनि का समय का है और इसका साहित्य ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी का है। ऐसा कहा जाता है कि इस भाषा को व्याकरणाचार्यों ने एक विशिष्ट रूप दे दिया है और उनके स्पष्ट तर्कों के लिए इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान अर्जित है। उन्हें यह सुनिश्चित करते हुए बहुत ही उत्साह हो रहा था कि विज्ञान भी इस अद्भुत भाषा के दायरे से बाहर नहीं है। उन्होंने आइए अपना खुद का विमान बनाएं, लेट अस मेक आवर ओन एयरक्राफ्ट शीर्षक में तमिल में एक लेख लिखा। लेख सचमुच ही बहुत रुचिकर था और वो प्रतियोगिता में जीत गए, पहला इनाम पाया। उन्हें यह पुरस्कार लोकप्रिय तमिल साप्ताहिक आनंद विकटन के संपादक देवन ने दिया था। MIT से जो उनकी सबसे गहरी याद जुड़ी थी वह प्रोफेसर स्पॉन्डर से संबंधित थी। विदाई समारोह के दौरान उन्होंने एक सामूहिक फ़ोटो खिंचवाया था। स्नातक उत्तीर्ण करने वाले सभी छात्र 3 पंक्तियों में खड़े थे और प्रोफेसर आगे वाली पंक्ति में बैठे हुए थे। प्रोफेसर स्पॉन्डर खड़े हुए और डॉक्टर कलाम को देखा। वे तीसरी पंक्ति में खड़े हुए थे। यहाँ आओ और आगे की पंक्ति में मेरे साथ बैठो, प्रोफेसर स्पॉन्डर ने कहा। उन्होंने दोबारा डॉक्टर कलाम को आगे आने को कहा। तुम मेरे सबसे प्रिय छात्र हो। तुम्हारी कड़ी मेहनत ही भविष्य में तुम्हारे शिक्षकों का नाम रोशन करेगी। उनकी इस प्रशंसा से कलाम के समक्ष एक कठिनाई हो गई, लेकिन अपने काम में सम्मान की वजह से वो प्रोफेसर स्पॉन्डर के पास जाकर बैठ गए। उन्हें विदाई देते हुए वक्त प्रोफेसर स्पॉन्डर ने कहा, ईश्वर तुम्हारी उम्मीदें पूरी करे, तुम्हें सहारा दे, तुम्हें रास्ता दिखाए और भविष्य की यात्रा में तुम्हारा पथ प्रदर्शक बने। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में प्रशिक्षु APJ अब्दुल कलाम। MIT में कलाम एक प्रशिक्षु के रूप में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL बेंगलोर में चले गए। वहां उन्होंने एक टीम के सदस्य के रूप में इंजनों की मरम्मत का काम किया। उनका हवाई जहाज़ के इंजन पर अपने हाथों से किया गया काम काफ़ी कुछ सिखाने वाला होता है। पढ़े गए सिद्धांत को जब व्यवहारिक अनुभव में उतारा जाता है तो वह एक प्रकार की अनूठी उत्तेजना पैदा करता है। HAL में उन्होंने दोनों तरह के इंजन, पिस्टन इंजन एवं टरबाइन इंजन की मरम्मत का काम किया। यही उनके मस्तिष्क में दहन के बाद यानी आफ्टर बर्निंग के सिद्धांत पर काम करते हुए गैस गतिकी एवं विस्तरण प्रक्रिया के संबंधित अस्पष्ट अवधारणाओं ने अपने भेद खोले। उनको वहाँ रेडियल इंजन तथा ड्रम ऑफ ऑपरेशन का प्रशिक्षण भी प्राप्त हुआ। उन्होंने यह सीखा कि क्रैंकशाफ्ट की जांच किस तरह की जाती है। इस तरह के घुमाव के लिए छड़ एवं क्रैंकशाफ्ट को जोड़ने का काम सीखा। उन्होंने सुपर इंजनों पर लगे पंखों के अंशांकन पर भी काम किया। इसके अलावा उन्होंने दबाव प्रणाली एवं त्वरण सहमति नियंत्रण प्रणाली एक्सेलरेशन कम स्पीड कंट्रोल सिस्टम को समझा तथा टर्बो इंजन के वायु प्रभाव प्रणाली एयर स्टार्टर सप्लाई के बारे में जाना। पंखों के संबंधित प्रणालियां
और प्रणोदन इंजन के बारे में समझना तो बहुत ही रुचिकर था। HAL के तकनीशियन जिस कुशलता एवं बारीकी के साथ ब्लेड एंगल नियंत्रण अर्थात बीटा कला का प्रदर्शन करते, वह उन्हें सदैव याद रहा। न तो वे लोग बड़े विश्वविद्यालय में पढ़े थे और न ही वे सिर्फ अपने इंजीनियरों के सुझाव को आंख मूंद कर मान लेते थे। वे खुद अपने हाथों से कई वर्षों से काम कर रहे थे और इसी से उन्हें यहाँ काम करने की एक स्वतः अंतःप्रेरणा महसूस होती थी। व्यवसाय परिचय। डॉक्टर अब्दुल कलाम जब HAL के एक वैमानिकी इंजीनियर बनकर निकले तो इनके पास नौकरी के दो बड़े अवसर थे। वे दोनों ही अपने बरसों पुराने उड़ान के सपने को पूरा करने वाले थे। एक अवसर भारतीय वायुसेना का था और दूसरा रक्षा मंत्रालय के अधीन तकनीकी विकास एवं उत्पादन निदेशालय का था। उन्होंने दोनों जगह पर साक्षात्कार दिए। वे रक्षा मंत्रालय के तकनीकी विकास एवं उत्पादन निदेशालय में चुने गए। सन 1958 में इन्हें 250 रुपये के मूल वेतन पर निदेशालय के तकनीकी केंद्र उड्डयन में वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक के पद पर काम संभाल लिया। निदेशालय में नौकरी के पहले साल के दौरान इन्होंने अफसर इंचार्ज R वरदराजन की मदद से एक अल्ट्रासोनिक लक्ष्यभेदी विमान का डिज़ाइन तैयार करने में सफलता हासिल कर ली। विमानों के रखरखाव का अनुभव हासिल करने के लिए इन्हें एयरक्राफ्ट एंड आर्मामेंट ट्रेनिंग यूनिट कानपुर भेजा गया। उस समय वहां MK-1 विमान के परीक्षण का काम चल रहा था। इसकी कार्यप्रणाली के मूल्यांकन को पूरा करने के काम में इन्होंने हिस्सा लिया। वापस आने पर इन्हें बेंगलोर में स्थापित वैमानिकी विकास प्रतिष्ठान में भेजा गया। यहाँ ग्राउंड इक्विपमेंट मशीन के रूप में स्वदेशी होवरक्राफ्ट का डिज़ाइन तथा विकास करने के लिए एक टीम बनाई गई। वैज्ञानिक सहायक के स्तर पर इनमें 4 लोग शामिल थे, जिसका नेतृत्व करने का कार्यभार निदेशक डॉक्टर OP मेरी दत्ता ने डॉक्टर कलाम को सौंपा। उड़ान में इंजीनियरिंग मॉडल शुरू करने के लिए इन्हें 3 साल का वक्त दिया गया। भगवान शिव के वाहन के प्रतीक के रूप में इन्होंने होवरक्राफ्ट को नंदी नाम दिया था। डॉक्टर कलाम रॉकेट इंजीनियर के पद पर। कालांतर में डॉक्टर कलाम को इंडियन कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च की ओर से साक्षात्कार के लिए बुलावा आया। उनका साक्षात्कार अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई ने खुद लिया। इस साक्षात्कार के बाद भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति में रॉकेट इंजीनियरिंग के पद के रूप में उन्हें चुन लिया गया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति में इनका काम टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के कंप्यूटर केंद्र में शुरू हुआ। सन 1962 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति ने केरल के त्रिवेंद्रम के पास थुम्बा नामक स्थान पर रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र स्थापित करने का फैसला किया। तुम्बा को इस रॉकेट के लिए सबसे उपयुक्त स्थान के लिए चुना गया क्योंकि वह स्थान पृथ्वी के चुंबकीय अक्ष के सबसे करीब था। उसके बाद श्री डॉक्टर कलाम को रॉकेट प्रशिक्षण के जुड़ी तकनीकी बातों का प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए अमेरिका के नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी नासा भेजा गया। डॉक्टर कलाम का नासा